इस वीडियो में हम बेसिक्स ऑफ म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग समझेंगे। अगर आपको म्यूचुअल फंड्स के बारे में थोड़ा बहुत भी पता है तो आप स्किप कर सकते हैं इस वीडियो को, बट इसमें हम बेसिक्स जानेंगे अबाउट द म्यूचुअल फंड। तो पहले हम समझेंगे कि म्यूचुअल फंड काम कैसे करता है। तो अगर आप देखें तो ये म्यूचुअल फंड एक कुछ कंपनीज होते हैं जिनको हम बोलते हैं एएमसीज, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज। तो मेरे और आपकी तरह जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो इनको पैसा देते हैं अपना, फिर वो उनके पास अपनी एक टीम होती है, उनका एक फंड मैनेजर होता है जो पूरा रिसर्च एंड एनालिसिस करते हैं कहाँ पैसे को इन्वेस्ट करना चाहिए, उनकी अपनी एल्गोरिथम्स होती हैं, उनका अपना डिसीजन मेकिंग होता है। हम सिर्फ अपना पैसा देते हैं, वो हमारे पैसे को इन्वेस्ट करते हैं फर्दर। फिर मार्केट से जो रिटर्न जनरेट होता है वो रिटर्न फिर वो इन्वेस्टर्स को वापस देते हैं। तो फिर सवाल आता है कि हाउ डू दे अर्न, ये भी हमारे पैसों से ही अर्न करते हैं। सपोज इन्होंने 18% रिटर्न जनरेट करा तो आपको 16% दे देंगे, अपने पास 2% रख लेंगे। तो ये लोगों की अर्निंग 1 to 2% के बीच में होती है, और ये अंडर सेबी, आई मीन ये अंडर सेबी रेगुलेशन होता है। तो ऐसा नहीं है कि ये लोग 3% 4% ले लेंगे। इट इज फिक्स्ड rate of return which they can take, they cannot take beyond certain percentage. फिर हम समझेंगे कि why investing in mutual fund is easy for everyone and why it is convenient for everyone. पहली बात, म्यूचुअल फंड एक प्रोफेशनल मैनेजमेंट के अंडर में होते हैं। वो प्रोफेशनल्स के पास हमसे ज्यादा नॉलेज होती है कि कहाँ मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करना है, so they have more expertise than us. Secondly, they are transparent because this is well regulated by SEBI. जैसे banks are regulated by RBI, वैसे ही these are regulated by SEBI. Then this is low cost. Low cost से मतलब है कि आपने जो इन्वेस्ट करा मैक्सिमम पैसा वो इन्वेस्ट ही होता है। हार्डली 1 से 2% इज द कॉस्टिंग विच यू गिव टू दीज कंपनीज। ओके, एंड द मोस्ट advantageous thing of mutual fund is that you can start investing with small amount. आप बड़ा अमाउंट है बड़े से भी कर सकते हैं, छोटा अमाउंट है छोटे से भी कर सकते हैं, 500 रुपए 1000 रुपए से भी स्टार्ट कर सकते हैं इन्वेस्टिंग। एंड देन देयर इज अ रिस्क डाइवर्सिफिकेशन। आपको लगता है कि आप ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हो तो आप डेट फंड में इन्वेस्ट करो। अगर आपको लगता है आप थोड़ा सा रिस्क लेना चाहते हैं तो आप लार्ज कैप में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो जैसे आपकी रिस्क की कैपेसिटी है आप अकॉर्डिंगली इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब समझेंगे कि कितनी टाइप्स के म्यूचुअल फंड्स होते हैं। तो आप देखेंगे इक्विटी म्यूचुअल फंड होते हैं, डेट म्यूचुअल फंड होते हैं, देन हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स होते हैं। वी ऑल्सो हैव सॉल्यूशन ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड जो कि मेनली रिटायरमेंट और चाइल्ड एजुकेशन के लिए होते हैं, पर ये मिक्स ऑफ इक्विटी या डेट स्कीम्स ही होते हैं। और हाइब्रिड इज ऑल्सो अ मिक्स ऑफ डेट एंड इक्विटी स्कीम्स। हाइब्रिड में भी अलग अलग टाइप के होते हैं, कंजर्वेटिव हाइब्रिड, बैलेंस्ड हाइब्रिड, एंड देन एग्रेसिव हाइब्रिड। उसमें अलग अलग परसेंटेज होता है, जैसे बैलेंस में 50% इक्विटी 50% डेट, और एग्रेसिव में 70% इक्विटी होगा 30% डेट होगा। सो अकॉर्डिंग टू इन्वेस्टर्स रिस्क टेकिंग कैपेसिटी दे कैन इन्वेस्ट इन एनी ऑफ दीज म्यूचुअल फंड्स। फिर हम समझेंगे कि रिस्क ट्रेड ऑफ क्या है। तो डेट स्कीम्स में भी दो टाइप के होते हैं, लिक्विड स्कीम्स एंड हमारी नॉर्मल डेट स्कीम्स। लिक्विड स्कीम्स बहुत ही कम टाइम के लिए इन्वेस्ट करी जाते हैं, पैसा से 5 to 6 months, तो उसमें रिस्क भी कम है और रिटर्न भी बहुत कम है, मतलब 4 से 5%। देन वी हैव डेट स्कीम्स, यहाँ पर 5 से 8 या 9% तक मिल सकता है डिपेंडिंग ऑन आप कितने ड्यूरेशन वाली डेट स्कीम्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं। देन वी हैव इक्विटी स्कीम्स। इक्विटी स्कीम्स सबको पता है कि वो रिस्क फैक्टर ज्यादा होता है। वाई इट इज अ रिस्क फैक्टर? बिकॉज वो डिपेंडेंट है मार्केट के। मार्केट अगर ऊपर है तो दे विल परफॉर्म गुड, इफ मार्केट इज नॉट डूइंग गुड दे विल नॉट परफॉर्म गुड। अगर मार्केट काफी महीनों तक स्टेगनेंट है तो ये भी स्टेगनेंट रहेंगे, इसमें कोई रिटर्न जनरेट नहीं होगा। फिर हाइब्रिड स्कीम्स होती हैं जिनमें डेट और इक्विटी दोनों होता है। तो बेस्ड ऑन योर रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी आप चूज कर सकते हैं कि आप कौन से फंड में इन्वेस्ट करना चाहेंगे। अब
टाइप्स ऑफ डेट फंड भी अलग अलग टाइप के होते हैं। जैसे मैंने बताया लिक्विड फंड, जहाँ पे आपको से 6 मंथ्स के लिए इन्वेस्ट करना है। फिर ओवरनाइट फंड हो गए। देन वी हैव लाइक से शॉर्ट ड्यूरेशन फंड, मीडियम ड्यूरेशन फंड, देन वी हैव मीडियम टू लॉन्ग ड्यूरेशन फंड, देन वी हैव लॉन्ग ड्यूरेशन फंड्स। तो फर्क क्या आता है इन सब में? आ, आप अगर लॉन्ग ड्यूरेशन फंड्स के रिटर्न देखोगे, दैट विल बी मोर देन द शॉर्ट ड्यूरेशन फंड्स। इसके रिटर्न ज्यादा है कंपेयर टू शॉर्ट ड्यूरेशन रिटर्न्स, शॉर्ट ड्यूरेशन फंड्स। तो फिर इसमें रिस्क भी कम है और इसमें रिस्क थोड़ा ज्यादा है। तो अब सवाल आता है कि डेट फंड में किस टाइप का रिस्क होता है? तो डेट फंड में जो रिस्क होते हैं वो विद रेस्पेक्ट टू ड्यूरेशन होते हैं। अगर मान लो आपको शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए इन्वेस्ट करना है और आप लॉन्ग ड्यूरेशन वाले फंड्स में इन्वेस्ट करोगे, तो आपको शायद वो रिटर्न नहीं मिलेगा जो जनरली लॉन्ग ड्यूरेशन फंड्स में मिल रहा होगा। तो ये एक रिस्क रहता है। तो आपके टाइम हॉराइजन हॉराइजन के हिसाब से आपको डेट फंड्स में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो आप मान के चलो लॉन्ग ड्यूरेशन में आपको 9% तक मिल जाएगा, और ये जो लिक्विड फंड्स है इसमें आपको 4% तक मिल जाएगा। एंड अकॉर्डिंगली ये जो बीच वाले फंड्स है वो इन्हीं के बीच में आपको रिटर्न देंगे। फिर इक्विटी फंड्स में हम देखेंगे कि अलग अलग टाइप के फंड्स होते हैं। जैसा मेन है लार्ज कैप फंड, यहाँ पे 80% इन्वेस्टमेंट इज हैपनिंग इन द लार्ज कैप कंपनीज। देन वी हैव मिड कैप फंड, जिसमें कि 65% ऑफ द इन्वेस्टमेंट इज हैपनिंग इन द मिड मिड कैप कंपनीज। ऐसे ही स्मॉल कैप फंड है जिसमें 65% इन्वेस्टमेंट इज हैपनिंग इन स्मॉल कैप कंपनीज। फिर हमारे पास एक मल्टी कैप फंड है जिसमें आप ये समझ लो 25% इन स्मॉल कैप, 25% इन मिड कैप एंड 25% इन लार्ज कैप। इस तरीके से इन्वेस्टमेंट होता है। ये इतना मिनिमम रखना है। फिर उसके बाद फंड मैनेजर की फ्लेक्सिबिलिटी है, वो उसके बियॉन्ड कितना एक्सपोजर कौन से कैटेगरी में रखना चाहता है। फ्लेक्सी कैप फंड में पूरी फ्लेक्सिबिलिटी रहती है फंड मैनेजर को कि कितना परसेंट लार्ज में रखना है, कितना स्मॉल, कितना मिड कैप में रखना है। और ये सबसे ज्यादा पॉपुलर इक्विटी म्यूचुअल फंड्स होते हैं। Then there are other types of funds like focused fund, value fund, sectoral fund. Focused fund में क्या होता है, से ओनली 25 to 30 स्टॉक्स में ही वो लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो कॉन्सेंट्रेटेड रहता है ये। सो इसमें रिस्क फैक्टर ज्यादा हो जाता है। देन वी हैव सेक्टोरल फंड या थीमेटिक फंड। सेक्टोरल फंड हो गया मतलब मुझे सिर्फ आईटी सेक्टर में ही इन्वेस्ट करना है या मुझे सिर्फ बैंकिंग सेक्टर में इन्वेस्ट करना है। तो ये भी फिर थोड़े से रिस्की हो जाते हैं, क्योंकि आप इन वाले फंड्स में तो आप डाइवर्सिफाई कर रहे हो अलग अलग इंडस्ट्री में, इसमें आप किसी एक इंडस्ट्री पे ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हो। तो एज पर इन्वेस्टर्स चॉइस वी हैव मल्टीपल ऑप्शंस टू इन्वेस्ट इन। अब हम रिस्क रिटर्न को समझेंगे विद दिस ग्राफ। सबसे कम, अगर मैं इक्विटी इक्विटी म्यूचुअल फंड्स की बात करूं, सबसे कम आपको यहाँ पर दिखेगा इक्विटी सेविंग फंड्स में। फिर उसके बाद ये इक्विटी हाइब्रिड फंड्स जो होते हैं उसमें सबसे कम रिस्क दिखेगा। तो अकॉर्डिंगली रिटर्न्स भी उसी हिसाब से जनरेट होंगे। प्योर इक्विटी फंड में जाएंगे तो हमारा लार्ज कैप सबसे पहले आता है। फिर उसके बाद हमारे पास डाइवर्सिफाइड फंड्स आते हैं। देन मिड कैप आता है, फिर स्मॉल कैप आता है, और फिर एक सेक्टरल फंड आता है। तो जैसे जैसे हम ऐसे जाएंगे तो हमारा रिस्क फैक्टर बढ़ता जाएगा और लॉन्ग टर्म में रिटर्न्स भी हमारे जनरेट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। पर ये कोई रूल नहीं है कि अगर आपने रिस्क ज्यादा लिया है तो आपको रिटर्न ज्यादा मिलेगा ही मिलेगा। उसके लिए आपको पूरा समझना पड़ेगा कि कौन से फंड्स में ही आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आप मान लो सेक्टरल फंड में इन्वेस्ट कर दो और वो पर्टिकुलर सेक्टर 4 साल या 5 साल तक अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा, तो आपको रिटर्न जनरेट नहीं होंगे वहां पर। ठीक है, तो आपको अपने फंड सिलेक्शन उस हिसाब से करना है कि आप कितना रिस्क लेने के लिए तैयार हैं और कितने साल तक वो रिस्क को कंटिन्यू रख पाएंगे। अब समझते हैं कि मोड ऑफ इन्वेस्टिंग, हम कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं म्यूचुअल फंड में। तो जैसे हम एफडी करते हैं, एक फिक्स डिपॉजिट लमसम डालते हैं 1 लाख 2 लाख और उसको एफडी कर देते हैं 2 4 साल के लिए, वैसे ही लमसम इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपको 1 लाख 2 लाख 3 लाख जितना करना चाहो। फिर सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान इज लाइक आरडी। जैसे हम आरडी करते हैं, एवरी मंथ वी डिपॉजिट इन द बैंक। ओके, तो ये भी उसी तरीके से होता है, मंथली क्वार्टरली आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं एक सिस्टमेटिक तरीके से। तो फिर वो ऑटोमेटिक आपके अकाउंट से डिडक्ट होके म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट होता रहेगा।
फिर होता है सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान। सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान में क्या होता है, आप एक फंड से दूसरे फंड में ट्रांसफर करते हैं अपना पैसा। एंड देन वी हैव इंटर स्कीम स्विच, आप एक म्यूचुअल फंड कंपनी से दूसरे म्यूचुअल फंड कंपनी में आप ट्रांसफर कर रहे हैं अपना पैसा। मेनली ये दो पॉपुलर है। और उसके बाद देन वी हैव दिस एसटीपी। सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान क्या है? सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान है कि अगर मान लो आप कई सालों से इन्वेस्ट कर रहे हो, आप मान लो 15-20 साल से इन्वेस्ट कर रहे हो और आपके पास अब मान लो 1 लाख या 2 लाख हो गए हैं, सॉरी 1 करोड़ या 2 करोड़ इन्वेस्ट होगा, आपकी फंड वैल्यू हो गई है या आपके पोर्टफोलियो की वैल्यू हो गई है। अब आप उस पोर्टफोलियो से एक रेगुलर इनकम जनरेट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपको महीने की 50,000 की जरूरत है, तो एवरी मंथ आप उसमें से 50,000 निकालते रहो। तो उससे क्या होगा, जो फंड है, मान लो आपके 2 करोड़ का पोर्टफोलियो है, आप एवरी मंथ 50,000 या 1 लाख निकाल रहे हो उसमें से, तो वो आपको एवरी मंथ निकलता रहेगा, लेकिन जो बचा अमाउंट है वो इन्वेस्टेड रहेगा और वो ग्रो होता रहेगा। तो मान लो आप अगले 5 साल तक 50,000 निकाल रहे हो, लेकिन वो अगले 5 साल तक वो और ग्रो भी होता रहेगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द मनी इज स्टिल इन्वेस्टेड इन इन योर म्यूचुअल फंड। सो दैट इज हाउ आप एक रेगुलर इनकम भी जनरेट कर रहे हो और उसी पैसे को आप आगे फर्दर ग्रो भी कर रहे हो। बाकी और कोई आपको डाउट हो म्यूचुअल फंड से रिलेटेड, कुछ आप समझना चाहते हैं, तो आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं।